नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज एजेंडा के तौर पर सबसे पहले बात करेंगे कि अब उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन और इंडी उम्मीदवार विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन के बीच होगा मुकाबला। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है बिहार में, उसमें एसआईआर पर तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को एक बार फिर से खुली धमकी दे डाली राहुल गांधी ने। इस बीच वहां पर और भी कई तरह के विवाद हो रहे हैं। आज मंदिर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करनी थी, उस कार्यक्रम को उन्होंने कैंसिल कर दिया, लोग नाराज हो गए। तो ये तमाम चीजें हैं। अभी जब लोग नाराज हो रहे हैं तो कल को अगर उनके लिए वोट नहीं करेंगे तो कहेंगे कि वोट चोरी हो गई। खैर, इसी पर खास मेहमानों से करेंगे खास बात। और इसके बाद आज ये भी बात करेंगे कि सिंधु नदी जल समझौता एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच का बिल्कुल विवाद का मुद्दा बन गया है, क्योंकि दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि ये समझौता अनुचित था और आज की तारीख में तो और भी ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बचाव कर रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैसले की और इंदिरा गांधी के फैसले की। तो दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष समेत सभी दलों से सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील। बी सुदर्शन रेड्डी होंगे विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा, वहां पर भी कार्यवाही में बाधा। भारत चीन सीमा मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री के नेतृत्व में विशेष दल की बैठक। एनएसए ने कहा सीमा पर शांति और स्थिरता कायम, द्विपक्षीय संवाद हुए अधिक सार्थक। चीन के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को खुली धमकी देने का सिलसिला जारी। कहा हमारी सरकार जीती तो चुनाव आयोग के ऑफिसरों पर होगा कड़ा एक्शन। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी, एसआईआर पर कर रहे हैं लगातार हमला। और मुंबई में भारी बारिश के कारण जगह जगह पर भरा पानी, कई जगहों पर थमी लोकल ट्रेनों की भी रफ्तार। स्कूल कॉलेज बंद, निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। इधर दिल्ली में भी यमुना उफान पर। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले एजेंडे पर सबसे पहले बात करते हैं। और वो पहला एजेंडा हमारा है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जहां पर अब ये साफ है कि आम सहमति नहीं बन पाई और एनडीए बनाम इंडी गठबंधन, यानी दोनों पक्षों के बीच सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि इंडी ने अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नाम के ऐलान के बाद विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार के रूप में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने यह नाम तय कर दिया और कहा कि सभी विपक्षी दलों ने सुदर्शन रेड्डी जी के नाम पर अपनी सहमति दे दी है। अब लेकिन दक्षिण के ही राज्यों से ये दोनों उम्मीदवार हो गए, ये दोनों कद्दावर नाम हैं, तो मुकाबला तो दिलचस्प हो गया है इन दोनों के बीच। इस बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति के एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का परिचय एनडीए के सांसदों से करवाया। तो बीजेपी के नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अन्य दलों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ताकि जो सीपी राधाकृष्णन हैं उनको अधिक से अधिक समर्थन हासिल हो सके। पहले आम सहमति के लिए सबको संपर्क कर रहे थे, अब अधिक से अधिक समर्थन के लिए। अब जरा अगर आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 782 सांसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद हैं, 782 सांसद मतदान करने के पात्र हैं। इनमें से 542 लोकसभा के हैं और 240 राज्यसभा से हैं। तो ऐसे में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। और फिलहाल जो सत्ता पक्ष है, सरकार पक्ष है, एनडीए है, उनके पक्ष में 427 सांसद बताए जा रहे हैं और विपक्ष के आंकड़े की बात कीजिए तो 355।
इनमें से 133 सांसद अभी अनिर्णित भी माने जा रहे हैं। जो ऐसा हो सकता है कि एनडीए के ही उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए अपना मन बना लें, यानी जो जीतते हुए नजर आए उन्हीं के साथ हो लें। लेकिन इंडी गठबंधन ने, विपक्षी गठबंधन ने दक्षिण से उम्मीदवार देकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दलों के बीच समर्थन की बात की है। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोकप्रिय और जनसुलभ चेहरा सीपी राधाकृष्णन को तमिल प्राइड उन्होंने बताया। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु के पिछड़े समाज से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को लेकर तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के विपक्षी सांसद क्या राय बनाते हैं और किन के पक्ष में अपना वोट देते हैं। तो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष नयनार नागेथिरन ने कहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम तमिलों के लिए गर्व का क्षण है। அகில இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்திற்கு ஒரு பெருமையை சேர்த்திருக்கிறது. நிறைய பெருமைகளை சேர்த்தாலும் கூட எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒரு மணிமகுடமாக நமது தமிழ் மண்ணைச் சேர்ந்த நமது தமிழ் சொந்தத்தை ஒருவராக மராட்டிய மாநிலத்தின் மேதகு ஆளுநராக இருந்த சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை இந்திய நாட்டிற்கே துணை ஜனாதிபதியாக ஆக்கி பெருமை சேர்த்திருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி. எங்களது அகில இந்திய தலைவர் ஜே.பி. நட்டா அவர்களுக்கும், எங்களது உள்துறை அமைச்சர் மதிப்புக்குரிய அமித்ஷா அவர்களுக்கும், பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியினை ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். तो आपने सुना जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी बात को। उन्होंने कहा कि तमिल प्राइड हैं वो और सभी को इस बात का गर्व है कि तमिलनाडु से, और वो भी एकदम साधारण बैकग्राउंड के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। तो उनके पक्ष में सभी से वोट देने की अपील की। और इन सब के बीच कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष की ओर से सभी की सहमति से ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। लेकिन भर्तृहरि महताब ने कहा कि ये जो इंडी के उम्मीदवार हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। Had the Vice President been elected uncontested, Mr. Radhakrishnan is a known face throughout the country, and he has been governor of 3 major states like Telangana, Jharkhand and Maharashtra, and also Lieutenant Governor of Puducherry. And he has been a member of parliament for more than 10 years. He knows the intricacies of running the house. So in that respect, he is one of the best candidates which NDA. सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। और कैबिनेट में आज 2 बड़े फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव दे रहे थे। और वो 2 बड़े फैसले मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे पहला फैसला जो है वो कोटा बूंदी नया हवाई अड्डा बनाने का फैसला है। 1507 करोड़ रुपए की लागत से ये नया हवाई अड्डा बनने वाला। इसका फायदा कोटा बूंदी दोनों को होगा, क्योंकि लगभग उसके बीच में ये नया एयरपोर्ट, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, वो बनाने का फैसला हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 2014 में जहां 74 एयरपोर्ट काम कर रहे थे, आज 2 गुने से भी ज्यादा 162 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला कैबिनेट का यह था आज कि जो कटक भुवनेश्वर ओडिशा में, दोनों ट्विन सिटीज हैं, कटक भुवनेश्वर में 6 लेन रिंग रोड बनाने का फैसला किया गया है। ये एक्सेस कंट्रोल रोड होगा 111 किलोमीटर का, जो 2.5 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। तो ये दूसरा बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया। यही 2 बड़े फैसले आज कैबिनेट ने लिए हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब दोनों तरफ से उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं और अब ये सीधा मुकाबला होना है। इसी पर करेंगे बात। अभी वक्त है ब्रेक का। दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के
अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। स्वागत है दिल्ली वासियों का दिल्ली की नई लाइफलाइन UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर। यह है दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सौगात। सुपर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली NCR का नया रिंग रोड होगा। कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक और NCR से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर चंद मिनटों में कीजिए। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे से NCR में ट्रैवल करना और आसान होगा। दिल्ली बदल रही है, विकास के नए कीर्तिमान रच रही है। दिल्ली की प्रगति को नई गति देने के लिए धन्यवाद मोदी जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कैबिनेट के 2 बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी, जिसके बारे में कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जानकारी दे रहे थे और वहीं पर मौजूद थे हमारे संवाददाता, बल्कि अभी भी हैं, ऋषि कुमार। उनसे बात करते हैं इन दोनों फैसलों के महत्व के बारे में कि कितना महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो कैबिनेट के इन 2 बड़े फैसलों पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि वो 2 बड़े फैसले जो हैं वो कौन से हैं जो आज लिए गए हैं। एक तो कोटा बूंदी नया हवाई अड्डा जो है वो बनाने का फैसला किया गया है 1507 करोड़ रुपए की लागत से, और दूसरा फैसला ये है कि कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड जो है यानी कि एक्सेस कंट्रोल रोड, उसको भी ओडिशा में बनाने का फैसला लिया गया है कैबिनेट के द्वारा। ये 2 बड़े फैसले लिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और क्या कुछ महत्व है इन फैसलों का उसको लेकर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ऋषि, क्या आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जी लालचंद, जिस तरीके जी ऋषि जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये बताइए सबसे पहले जो पहला फैसला है कोटा बूंदी नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो किस तरह से इसका फायदा इस क्षेत्र के लिए होने वाला है? क्योंकि अभी जब सवाल जवाब चल रहा था तो उसमें एक सवाल यह भी आया कि पहले से वहां पर एक एयरपोर्ट है, उसी को क्यों नहीं विकसित कर दिए? तो केंद्रीय मंत्री ने उसका विस्तार से जवाब भी दिया है। बिल्कुल, देखिए लालचंद, जिस तरीके से आज कैबिनेट के 2 महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जो कोटा बूंदी जो नया एयरपोर्ट है, एक तो ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा और पुराना जो एयरपोर्ट था वो शहर के बीचों बीच था और उसकी क्षमता को विस्तार करना मुश्किल था। इसी वजह से शहर से बाहर अलग विस्तार देते हुए और करीब 20,000 स्क्वायर मीटर का जो टर्मिनल बिल्डिंग का जो एरिया है वो इसमें है और रनवे भी है 3,200 मीटर बाय 45 मीटर का, और इसकी जो क्षमता है पूरे वर्ष की अगर आप बात करें तो 2 मिलियन पैसेंजर प्रतिवर्ष की क्षमता का ये एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा। और इस एयरपोर्ट को बनाने में जो समय बताया गया है वो 24 महीने यानी कि 2 वर्ष का है। और जो इन्वेस्टमेंट है इस मामले में 1507 करोड़ रुपए का जो फंड है थ्रू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जो एरिया दिया जा रहा है उसको एकड़ में 1089 एकड़ जो है इसमें जमीन राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो एक तो इस पुराने एयरपोर्ट से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का यही वजह थी, क्योंकि ये एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस होना चाहिए वो दूसरी जगह पर ही संभव है। और एक विस्तारित रूप से जब हम जाते हैं तो उसकी क्षमताओं का विस्तार जब पुरानी जगह पर नहीं हो सकता है तभी हमें दूसरे ऑप्शंस को तलाशना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला भी अगर उसके बारे में जिक्र करें तो इसकी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जिसमें कि जो 6 लेन का जो रामेश्वर टू टांगरी जो कि कोटा और माफ कीजिए ये जो कटक और भुवनेश्वर के बीच में जो रिंग रोड है, क्योंकि दोनों ही शहर एक ट्विन शहर के रूप में मशहूर हैं और इन इलाकों में जो आवागमन की जो सुविधा है उसको इस 6 लेन के जो
जो रोड है इसके माध्यम से लोगों को बहुत सहूलियत होने वाली है और जो तमाम जाम की समस्या उस इलाके में रहती थी उससे निजात मिलने वाली है। और करीब इसमें 8,307 करोड़ रुपए का खर्च और 2.5 वर्ष का समय बताया जा रहा है, जो कि केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तकरीबन 2.5 वर्ष का जो समय है वो इसमें लगेगा। ऋषि, ये दो बड़े फैसले जिस तरह से कैबिनेट ने लिए हैं, इसमें आपने जो दूसरे फैसले का जिक्र किया, ये बिल्कुल कोलकाता और चेन्नई जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उस पर भी स्थित है, तो उस पर आवागमन को भी इसका फायदा मिलेगा इस दूसरे वाले फैसले का? बिल्कुल, देखिए इसमें पूरा जो नक्शा उन्होंने दिखाया है, जिसमें कटक और भुवनेश्वर से जो दूर इलाका जो उन्होंने कवर किया है, जिसमें रामेश्वर जगह है और टांगी जगह है, जिसमें कि इसको महानदी के ऊपर से इसको गुजारा जाएगा, तो निश्चित तौर से जो अन्य जो रास्ते हैं जो इन दोनों शहरों से निकलते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सहूलियत होगी और इस रिंग रोड के माध्यम से जो क्षमता का विस्तार है वो भी दिखाई देगा। जी बिल्कुल, ये विस्तार और जिस तरह से ये दोनों बड़े फैसले हैं, और पहले फैसले के बारे में एक बार और अगर बात करें कि कोटा बूंदी जो नया हवाई अड्डा है, जिस तरह हम जानते हैं कि कोटा खास तौर पर देश भर के छात्र वहां पर जाते हैं कोचिंग के लिए, कोचिंग हब के रूप में भी कोटा को जाना जाता है, पढ़ाई लिखाई का एक सेंटर के तौर पर है, इसका फायदा देश भर के छात्रों को मिलने वाला है ऋषि? तो देखिए, कोटा जिस तरीके से छात्रों के लिए और पर्यटन के लिए भी आज के समय में जिस तरीके से दिल्ली के आसपास जितनी भी जगह हैं उनका और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के लोग, और जो बड़े शहरों से लोग जब छोटे शहरों के पर्यटन की जो क्षमताएं बढ़ी हैं वहाँ पर खासतौर से कोटा और बूंदी का जो इलाका है पर्यटन के क्षेत्र से भी विकसित हो रहा है और छात्रों के लिए तो निश्चित तौर से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इसमें जो है उनको आने जाने की जो सुविधाएं होंगी। दूसरा लालचंद, इसमें अगर हम एयर ट्रेवल की बात करें तो सरकार 2014 से 2025 के अगर आंकड़ों को हम देखें तो 2014 में ऑपरेशनल जो एयरपोर्ट होते थे वो 74 एयरपोर्ट थे, जबकि 2025 तक आते आते 162 एयरपोर्ट हो चुके हैं। और इसमें जो अगर पैसेंजर्स की बात करें तो 2014 में 16.8 करोड़ लोग देश में हवाई यात्राओं के माध्यम से आवागमन करते थे, तो आज के समय में 41.2 करोड़ लोग एयर ट्रेवल के माध्यम से ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है कि किस तरीके से छोटे जगहों पर, छोटे शहरों में इनको विस्तारित किया जा रहा है, क्योंकि अब जो मांग है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब जगह अलग अलग जगहों पर भी, और उसकी अब जैसे आज के समय में अगर हम बात करें तो राजस्थान में तमाम ऐसे शहर हैं जिनमें कि इनको विस्तारित किया जा रहा है और कोटा उनमें से बहुत महत्वपूर्ण इलाकों में शामिल है। बिल्कुल, मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य भी याद आता है कि अब ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चलेंगे। जो डेटा आप दे रहे हैं उससे लग रहा है कि लोगों ने चलना शुरू भी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, कैबिनेट के इन दोनों बड़े फैसलों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए थे और हमें कैबिनेट के दोनों बड़े फैसलों पर जानकारी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे जिसकी शुरुआत हमने की हुई थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दो चेहरे तय हो गए हैं और दोनों चेहरे अब बिल्कुल आमने सामने होंगे, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और अब सीधा मुकाबला होने वाला है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जो अनिर्णित पार्टियां हैं, वोट हैं उनके, वो किधर जाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस समय सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे चर्चा करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि ये अब नाम तय हो गया है, देखिए कोशिश तो बहुत हुई कि आम सहमति बन जाए, एक उम्मीदवार के नाम पर सारे लोग राजी हो जाए, अच्छा होता, बेहतर होता, लेकिन लगता है कि हुआ नहीं। और नहीं हुआ तो उसके पीछे भी हम लोग जानते हैं कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब चलिए, बहरहाल दूसरा नाम आ गया है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात जिसका मैं जिक्र कर रहा था विनोद जी, कि बहुत सारे ऐसे सांसद, बहुत सारी पार्टियां वो अभी तक अनिर्णय की स्थिति में हैं और उन सभी को अप्रोच कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले आम सहमति बनाने के लिए अप्रोच कर रहे थे, अब
ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो क्या इसका असर दिखाई पड़ेगा? लाल जी, अभी आपने अपनी रिपोर्ट में जो सांसद बीजेडी के भर्तरी साहब का चलाया था, उन्होंने कहा था, साफ साफ कहा कि क्या यह विरोध के लिए सिर्फ विरोध है? तो आप अगर एक विरोध के लिए ही विरोध की बात करते हैं और मुकाबला में दिलचस्प बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ एक सिंसियरिटी है जो एनडीए की तरफ से जब ये कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया गया था, अगले दिन आपने देखा कि आज विपक्ष के द्वारा खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नाम आया और कहा गया कि ये पूरे विपक्ष की तरफ से सर्वसम्मत से लिया गया, ये भी सुदर्शन रेड्डी साहब का नाम इसमें लाया गया है। जी। सुदर्शन रेड्डी साहब के साथ में बहुत कुछ अलग उनके अपने व्यक्तित्व हैं। उनमें ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। तो ये हो सकता है कि और दूसरे जो एनडीए गठबंधन के लोग हों, उनके लिए ये सूट करता हो कि वो किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से नहीं हैं, कौन सी विचारधारा से हैं। तो उनको ये सूट किया था कि कम से कम ऐसे लोग, सुदर्शन रेड्डी को फॉर्मर ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, एक प्रतिष्ठित आंध्र प्रदेश के चेहरा है। लेकिन राजनीति तो इसमें साफ साफ है कि अगर ये बात अगर आप देख रहे हैं कि जब तमिलनाडु के बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये प्राइड ऑफ तमिल का ये एक सबसे बड़ा ये है कि अगर सीपी राधाकृष्णन सीपीआर को अगर एनडीए ने अपना वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया है, तो ये तमिल प्राइड की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि डीएमके सहित और भी जो पार्टियां हैं उनको कम से कम ये तमिल प्राइड को ऑन करना चाहिए। तो ये डीएमके के लिए तो एक खास बात तो बनती है कि राधाकृष्णन डीएमके वहां तमिलनाडु में एक सक्रिय राजनीति में रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं और उसके बाद सामाजिक सरोकार में वो एक बेदाग छवि के आदमी हैं। तो राधाकृष्णन के बारे में और एक सबसे बड़ी बात है कि वो पूरे देश में एक नॉन फेस है। राधाकृष्णन एक ऐसे चेहरा नहीं है जिनको आपके सामने में मीडिया में लाया गया और लोग चौंक उठे कि ये कौन है। तो ये बात उनके पक्ष में जाता है कि पूरे एक नेशनल लेवल में 2-3 आप कहिए कि स्टेट के गवर्नर रहे हैं, उनकी एक भूमिका 2-2 बार के सांसद रहे हैं, कई कमेटियों में एक मेंबर रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण काम देश की जिम्मेदारी में उनका अपना योगदान रहा है। तो ऑब्वियसली देश में ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी या लोग नहीं होंगे जो सीपीआर को नाम से नहीं जानते होंगे, राधाकृष्णन को नहीं जानते होंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका नाम का ऐलान करते हुए कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, तो वो एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि ये बीजेपी की और एनडीए की विचारधारा से ये इंडिया गठबंधन की विचारधारा अलग है। तो वो जीत या हार का मुकाबला को कैसे दिलचस्प बनाएंगे ये तो अभी आप 9 सितंबर को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जो सर्वसम्मति बनाने की कोशिश थी राजनाथ सिंह की या एनडीए के और लोगों की, उसको कम से कम कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना है। बिल्कुल, ये नहीं माना है, सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। लेकिन सर्वसम्मति क्यों नहीं बन पाई और इसके बाद सवाल क्या क्या उठेंगे? शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता वो भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा बताइए, बहुत ज्यादा बातें होती थी ओबीसी 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 हैं, अब एक उम्मीदवार को एनडीए लेकर के आता है, ठीक, तमिलनाडु से हैं और जाहिर सी बात है कि अगर सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें एकदम साधारण पृष्ठभूमि से हैं सीपी राधाकृष्णन जी। लेकिन उसके बावजूद अगर आम सहमति नहीं बनी, उनका समर्थन नहीं किया गया, तो कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से कि आम सहमति नहीं बन पाई? और क्या आम सहमति तो नहीं बनी, लेकिन अभी भी कुछ पार्टियां, कुछ सांसद ऐसे हैं जो इस बात को लेकर समर्थन कर सकते हैं सीपी राधाकृष्णन जी का? लगता है कि शैलेंद्र हमारे साथ जोड़ नहीं पाए। विनोद जी, ये सवाल मैं आपके पास ही लेकर के आता हूं कि क्या इस चीज को लेकर के कि ये सवाल तो उठेगा कि जिस समाज से वो आते हैं, जिसकी बात प्राय कौन जात हो भाई करके एक सोशल इंजीनियरिंग की बात आई थी, तो उसमें तो ये सवाल फिर उठेगा। और ये सवाल जब उठेगा तो ये सवाल तो दूर तलक जाएगा, चाहे बिहार चुनाव का मुद्दा हो या फिर कहीं हो, सब जगह पर ये बातें उठे। और मुझे लगता है कि एनडीए इस बात को उठाएगी फिर। लाजी, ये बात तो सच है कि अगर आप ये देखिए कि राधाकृष्णन जी के जो बैकग्राउंड है और वो जिस कम्युनिटी से आते हैं। फिर स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर, आप देख रहे हैं इस वक्त। और अब हम बात करने वाले हैं कि सिंधु नदी जल समझौते पर दोनों पार्टियां, यानी कि एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आमने सामने आ गई है, क्योंकि देश को बांटने के बाद पानी बांटने पर सवाल ये प्रधानमंत्री ने आज उठाया है। सिंधु जल समझौता होल्ड हो जाने के बाद इसकी चर्चा एक ऐतिहासिक भूल के रूप में हो रही है। लगातार प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी ऐतिहासिक भूल करार दिया और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले देश का बंटवारा किया और फिर पानी भी बांट दिया इस समझौते के जरिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाद में नेहरू जी को गलती का एहसास तो हुआ कि इस संधि का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि भारत के किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 1960 की ये जल संधि नेहरू जी का एक और हिमालयन ब्लंडर ही साबित हुआ था। भारत के लोगों के पानी के साथ ये विचित्र तरह का फैसला था। हैरानी की बात यह है कि समझौते के कई महीने बाद इसे संसद के समक्ष लाया गया था, जिसकी चर्चा महज 2 घंटे में उस समय करके खाना पूर्ति कर दी गई थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस की नीति से परिचय देकर तत्काल इस सिंधु नदी जल समझौते को होल्ड पर रख दिया था। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान कभी गीदड़ भपकी देकर तो कभी बातचीत से इस समझौते को लेकर अपनी दलीलें रखता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि खून और पानी तो एक साथ नहीं बहेंगे। यह कहा जाता है कि नेहरू जी ने 1960 में लोकसभा में कहा था कि पाकिस्तान वाले पंजाब में हम सूखा नहीं पड़ने देंगे। शायद इसी तर्क पर सिंधु सहित 3 नदियों के 80% पानी पाकिस्तान को दे दिए गए थे, जिस पर पाकिस्तान अब अपना अधिकार समझता है और एटम बम तक की धमकी दे रहा है। पीएम मोदी ने एक जनसभा में कहा था कि आप सिंधु जल समझौते की बारीकियों पर जाएंगे तो चौंक जाएंगे। पीएम ने कहा था हम अपने काम में लगे थे, प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहे थे, सबका भला चाहते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर बांध की सफाई नहीं कर सकते, उनके गेट तक नहीं खोले जाएंगे। 60 साल से कई जलाशयों के गेट तक नहीं खुले, उनकी क्षमता काफी कम हो गई गाद से। उन्होंने पूछा, क्या मेरे देशवासियों को अपने ही पानी पर कोई अधिकार नहीं है? अभी तो हमने कुछ खास किया भी नहीं है और वहां पसीने छूटने लगे हैं। पाकिस्तान ये मान बैठा था कि भारत से बहने वाली नदी चेनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी पर सिर्फ उसी का अधिकार है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि खून और पानी अब और एक साथ नहीं बहेंगे। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता का। गौरव भाटिया जो प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी हमले कर रहे हैं चुनाव आयोग पर और जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं उस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे गौरव भाटिया। और जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो सिंधु नदी जल समझौता है उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सामने आ चुके हैं। लेकिन ये जो सिंधु नदी जल समझौता है उस पर प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात कही क्यों कि पहले देश को बांटा फिर पानी को बांट दिया? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रणनीतिक और राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट गणेश मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। गणेश मल्होत्रा जी और साथ में हमारे साथ विनोद मिश्र जी भी हमारे सलाहकार संपादक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गणेश मल्होत्रा जी के पास चलता हूं। गणेश मल्होत्रा जी, ये प्रधानमंत्री वैसे तो बार बार प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इसको और थोड़ी बड़ी बात कही। कहा पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को बांटा, उसके बाद पानी भी बांट दिया और उसका कैसा असर हुआ वो हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अब उसको जस्टिफाई कर रही है, कह रही है नहीं उचित फैसला लिया था। गणेश जी आवाज आ रही? लगता है फिलहाल गणेश मल्होत्रा जी को आवाज नहीं आ रही। विनोद जी, जिस तरह से इस मामले पर लगता है कि अब क्या बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने आ गई, क्योंकि ये जो फैसला था कम से कम इस पर तो उम्मीद की जा रही थी कि बिल्कुल दोनों के सुर एक जैसे हों। गणेश मल्होत्रा जी से संपर्क में दिक्कत आ रही है। विनोद जी, लगता है कि इस पर भी मतलब कांग्रेस का जो सुर होना चाहिए, समर्थन का सुर, वो नहीं मिल रहा है और कांग्रेस जो है अलग रुख ले रही है इस पर भी।
देखिए, वो पार्टी की तो मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी अब इस इंडस वाटर ट्रीटी पे जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको होल्ड पे रखा है, जाहिर सी बात है इस देश में अगर आप देखें कि 1960 के बाद तीन आपने जंगें लड़ी है दोनों देशों के बीच में। आतंकवाद का अगर आप देखिए कि 80 के बाद से लगातार हजारों जाने गई है, पार्लियामेंट तक के अटैक हुए हैं, 26/11 के हमले हुए, सब देश को याद है। लेकिन भारत ने आज तक अगर इस पे कोई इंडस वाटर ट्रीटी पे कभी स्टॉप का या पॉज बटन नहीं दबाया, तो उसके पीछे ये मान लिया गया था, पाकिस्तान में ये एक धारणा बन गई कि भाई ये इस तीनों नदियों के 100% नदी पानी पर उसका अधिकार है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि पीएम ने एक बड़ा साहस दिखाया कि इंडस वाटर ट्रीटी को न केवल होल्ड किया है, बाकी पूरी दुनिया में इस बात को बता दिया है कि भारत, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस रखता है। इसलिए पीएम ने अभी लाल किला में आपने देखा पिछले दिनों जब पीएम लाल किला से देश को संबोधित कर रहे थे, तो वहां भी उन्होंने यही बात कही कि हमारा पानी हमारे देश के किसानों के लिए नहीं मिल रहा है और वो पाकिस्तान जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने इस बात की जिक्र की थी कि खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेंगे। ये इस देश का कमिटमेंट है। बिल्कुल। और इस देश का कमिटमेंट है, इसी बात की जब चर्चा होती है तो अब तो इसका डेवलपमेंट होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद में जितने प्रोजेक्ट रोके गए थे, सारे उसमें शर्तें लगाई गई थी। अब भारत के साथ में कोई वर्ल्ड बैंक की बाध्यता नहीं है। तो ये बात कल जब जेपी नड्डा ने इस बात की शुरुआत की थी कि जेपी नड्डा ने इस बात को कहा कि एक नेहरू जी का ये हिमालयन ब्लेंडर है, हिमालयन ब्लेंडर के नाम से कुछ और मशहूर है नेहरू जी का, लेकिन ये देश बांटने के बाद और सीधे सीधे पानी का इस तरह का बंटवारा, ये एक बड़ा हिमालयन ब्लेंडर था। और इस हिमालयन ब्लेंडर का जो नुकसान और खामियाजा आज तक भारत के लाखों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यही सवाल आज पार्लियामेंट्री जो एनडीए की पार्लियामेंट्री की मीटिंग थी, संसदीय दल के मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको उल्लेख किया है। और मुझे लगता है कि ये करेक्शन का टाइम है कि जब भी आप आर्टिकल 370 भी उसी तरह का एक ब्लंडर था, तो पीएम मोदी ने उसको करेक्ट किया। और ये इंडस वाटर ट्रीटी का भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ा करेक्शन होगा और मुझे लगता है ये सरकार के ही हाथों होगा, ऐसा संभव है। बिल्कुल। हमारे साथ गणेश मल्होत्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। गणेश मल्होत्रा जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री ने आज और ज्यादा गंभीरता के साथ इस बात का जिक्र किया, समय तो कम रह गया, लेकिन जरा संक्षेप में बताइए कि प्रधानमंत्री को ऐसी टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है गणेश मल्होत्रा जी से। और प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है वो एक फैक्ट बोला है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर देखिए तो ब्लंडर बहुत सारे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज आ रही है? जी आप बात पूरी कीजिए। तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो पीओजेके का मसला है, चाहे वो जहां की रिवर्स जो है उनके पानी को डिवाइड करने की बात है, तो एक तरफा फैसले लिए गए हैं। चाहे वो सीज फायर किया गया, चाहे वो नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है वो एक सच्चाई है और सच्चाई को हमें उसको फेस करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये जवाब देना है कि ऐसा क्यों किया गया। जम्मू कश्मीर के पानी को दशकों तक जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके पानी से वंचित रखा गया। और आज जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत सारा इलाका जिसे हम कंडी इलाका कहते हैं, जिसका जहाँ पे कोई भी खेतीबाड़ी नहीं हो सकती है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे हिस्से का पानी जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया बिल्कुल, बिल्कुल। पर अब 23 अप्रैल को जब ये फैसला लिया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेंस में रखा है, तो अब उम्मीद है कि ये जो पानी है वो हमारे हक का पानी जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा। शुक्रिया। आज समय की कमी है, समय की कमी है और आपसे संपर्क भी थोड़ी देर से स्थापित हो पाए, माफ़ी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही कहा कि एक और ब्लंडर पर अब चर्चा होगी। पहले से हिमालयन ब्लंडर थे, अब एक और ब्लंडर पर चर्चा होती रहेगी। हम भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।